निकलने से पहले पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब में राष्ट्रपति ने टेका मत्था। एयरपोर्ट पर सीएम राज्यपाल ने दी विदाई। कांग्रेस का राजद को खोला चैलेंज, कहा अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में हुए मतदान की मतगणना जारी, आज और कल होगी वोटों की गिनती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा वैक्सीन को लेकर उठे कई सवाल, 100 करोड़ डोज ने सबको दिया जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान से लगातार खलबली मच गई है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जाप सुप्रीमो की प्रेस वार्ता, बिहार उपचुनाव को लेकर पप्पू यादव ने बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश के प्रति पप्पू यादव की हमदर्दी भी दिखी। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को अन्य नेताओं से बेहतर बताया है। कहा है कि सीएम नीतीश कुमार बेहतर नेता है, अनुभवी नेता है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर, पप्पू यादव सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए और वैक्सीनेशन पर हमला भी बोला है पप्पू यादव ने। बड़ी खबर इस वक्त की, पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर यह साफ कर दिया है कि उपचुनाव के दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों को उतारा है, दोनों प्रत्याशियों की समर्थन जाप करने वाली है। पप्पू यादव कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर सीएम नीतीश के प्रति हमदर्दी जताई है, उनकी तारीफ की है। पप्पू यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश अन्य नेताओं से बेहतर है और बीजेपी पर पप्पू यादव हमलावर नजर आए। पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी जाप सुप्रीमो ने हमला बोला है। तो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर ये साफ कर दिया कि विधानसभा के उपचुनाव यानी दोनों सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर थान सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे पप्पू यादव। आपको यह भी बता दें कि पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीत रंजन, वो भी कांग्रेस की पूर्व सांसद है, कांग्रेस की नेता है। तो ऐसे में पप्पू यादव भी अब कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जाप सुप्रीमो को पत्र लिखा था और समर्थन की मांग की थी। पप्पू यादव वैक्सीनेशन पर हमला बोला है जाप सुप्रीमो ने। जाप सुप्रीमो ने हमदर्दी जताई है, तारीफ की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुझे तो समझ में नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी की बात अभी मैं करता हूँ तो आज भी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री है। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूँ कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बच जाएंगे, लेकिन ऐसे मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूं तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा पाता हूं। ये बहुत क्लियर। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे, यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर कांग्रेस के साथ होंगे, रावण जी कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे? तय तो राजा को करना है, तो करेगा नहीं। यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी तो पप्पू यादव साथ रहे। कांग्रेस में विलय कब कर रहे हैं? ये आप किसी ज्योतिष से पूछ लीजिए। जोगी तो बाजी मान गए हैं क्या आपको कैंडिडेट जो थे? जी जोगी तो बाजी मान गए हैं जो आपको कैंडिडेट थे? निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय।
सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है। बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर, ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। कांग्रेस और आरजेडी में ओपन चैलेंज। जी हां, कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान से अब साफ हो चुका है कि महागठबंधन बिहार में नहीं टिकने वाला है। जब से आरजेडी ने दोनों प्रत्याशियों को अकेले बिना कांग्रेस के शरा मशवरा के उतारा है, तब से कांग्रेस बेहद नाराज है और ये नाराजगी इस हद तक आ चुकी है कि अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बिहार के 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है, जिससे अब आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। उनकी बातों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस और आरजेडी में ओपन चैलेंज जब हो चुका है बिहार उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस राजद आमने सामने आ चुकी है और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी का बयान सामने आया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि अकेले 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि अभी से कांग्रेस ना करे भविष्यवाणी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब कांग्रेस और आरजेडी में खुला चैलेंज यानी कि ओपन चैलेंज शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आरजेडी को चैलेंज कर दिया है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान आ गया है और इस बयान को लेकर आरजेडी में टेंशन हो चुकी है। टेंशन इसलिए क्योंकि आरजेडी लगातार महागठबंधन को सुधारने में लगी है, तो स्थितियां बिगड़ रही हैं महागठबंधन में। कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझाने में भी जुटी है और लगातार उपचुनाव को लेकर राजद के जो वरिष्ठ नेता है उनका भी ये बयान आ रहा है कि फ्रेंडली फाइट करना चाहती है आरजेडी। जब चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का, कब मिड टर्म होने जा रहा है क्या? नहीं, वही जानना चाहते हैं कब चुनाव है। हमको तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग की क्षमता इतने पहले भविष्यवाणी करने की नहीं। और रहा निर्णय करने का, तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन है, कोई एक दल नहीं है, तो जो भी समय पर निर्णय उनके हो गए हम लोग स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस महागठबंधन में नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब आपकी इच्छा है, अपने बुद्धि के अनुसार निकालिए। हमने महागठबंधन बनाया है तो हम किसी महागठबंधन को तोड़ते नहीं, हम महागठबंधन में हैं। चलिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ऋतिक, लगातार कांग्रेस हमलावर है आरजेडी पर और अब ओपन चैलेंज कर दिया है कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने। क्या इस चैलेंज से आरजेडी को टेंशन हो सकती है? टेंशन नहीं, घमासान टेंशन होने वाली है अब राजद को शर्मिला, क्योंकि महागठबंधन 2 बड़ी पार्टी लेके लगातार ये बात चल रही थी कि कांग्रेस और राजद जब एक साथ आ गई है तो एनडीए के लिए सरदर्दी बन सकती है, लेकिन अब ये सरदर्दी आपस की बन गई है और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो ऐलान कर दिया था उपचुनाव में सब कुछ क्लियर हो गया है शर्मिला।
सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा एक फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन अब भक्त चरण दास जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि महागठबंधन धर्म का पालन राजद ने नहीं निभाया, नेता प्रतिपक्ष ने नहीं निभाया है, तो उसमें सिर्फ उनका स्वार्थ है और राजद के दोनों सीटों पर जीत के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए महागठबंधन को तोड़ दिया। लेकिन अब सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, उपचुनाव में जो स्थितियां पैदा हुई, उपचुनाव में जब महागठबंधन अलग हो गया, दोनों अलग अलग अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है शर्मिला, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं, उसमें भी बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने कह दिया है कि अकेले 40 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। अकेले 40 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे, और ऐसे में जगदानंद सिंह का पलटवार सामने आया और उनके पलटवार से, उनके बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस को समझाने में जुटी हुई है आरजेडी, लेकिन कांग्रेस है कि समझना नहीं चाहती। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बस यही कहा है कि कब है लोकसभा चुनाव, कब है, 2024 में है ना, अभी 21 चल रहा है, 3 साल बचा है, अभी से भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं होगा। हो सकता है कि इन 3 सालों के पहले ही रिश्ते वापस से बेहतर हो जाए। दुश्मन तो एनडीए ही है ना महागठबंधन की, शर्मिला देखा जाए तो महागठबंधन का दुश्मन तो एनडीए है, लेकिन इसमें उपचुनाव ने जो रिश्ते में दरार पैदा की है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, और जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष यही कहा है कि वक्त अभी बहुत है और अभी से भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। अगर हो सकता है उनका ये इशारा भी है कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस को शायद मना भी ले और महागठबंधन वापस से जुड़ जाए। बिल्कुल, जिस तरह से बयानों से बचते नजर आ रहे हैं आरजेडी के नेता, उससे तो साफ यही समझा जा सकता है कि अभी बचना चाहते हैं, अभी मनाने की कोशिश में आरजेडी कांग्रेस को जुटी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अकेली कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर अब सत्ता पक्ष की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन खत्म हो चुका है। आरजेडी ने इससे पहले भी कांग्रेस को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका था। देखिए, उनको याद करना चाहिए कि पुराने इतिहास के दिन में भी क्या हुआ था। इससे पहले भी राजद ने कांग्रेस को दूध में पड़े मक्खी की तरफ फेंक दिया था, लेकिन ये फिर से राजद के पीछे ही रहे। सबसे बड़ी बात है कि नैतिक बल अगर होगा तब तो स्थिति ये हो गई है, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी आज राजद जैसे करप्ट पार्टी के पिछलग्गू बन के यहाँ चुनाव लड़ रही है। कहने के लिए तो बाई इलेक्शन में ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ये लेकिन पूरा आप अगर प्रकरण देखेंगे तो ये मैच फिक्सिंग है। ये चुनाव में भले ही ये बयानबाजी करेंगे, लेकिन ये तय है कि चुनाव खत्म होते ही ये लोग फिर से साथ होंगे और एक बात कहेंगे कि महागठबंधन जारी है। चलिए, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चिराग पासवान के तारापुर दौरे का सफर। जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. का शोरूम जो बलवाहा में स्थित है, उसकी तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर स्क्रैच कूपन दिया जा रहा है एवं सभी तरह का गाड़ी उपलब्ध है और सभी गाड़ी पर स्क्रैच कूपन है, जो कि बलवाहा चौक पर स्थित अन्नू होंडा बलवाहा। कुछ खास है
बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे चिराग पासवान के चुनावी तैयारी की। विधानसभा उपचुनाव का प्रचार करने के लिए चिराग पासवान तारापुर के लिए अब निकल चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि तारापुर के बाद वो कुशेश्वर स्थान जाने वाले हैं और ऐसे में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने में कोई कसर चिराग नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका जमानत भी बच जाए तो बहुत है, हम लोग दोनों जगह से चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं। रही बात बंगला सिंबल की, तो सबको पता है कि बंगला में किसने आग लगाया। सिर्फ एक कुर्सी के लिए उन्होंने बंगले में आग लगाकर ऐसा काम किया। मैं अपनी पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहा हूं, चुनाव जीतना हम लोगों का मकसद है। शुभ शुभ बोली, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे कई बड़े नेता सवारी करते हैं और मुझे खुशी है इस बार मैं देखना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मेरे हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब वो सवारी करेंगे तो वो भी एक दृश्य खूबसूरत होगा देखने वाला। बट बहरहाल बंगले में आग किसने लगाई भाई ये सब जानते हैं। तारापुर से फिर वापस कुशेश्वर और फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन हम लोग तारापुर देंगे। अभी अगले 28 तारीख तक जब तक प्रचार है इन दोनों सीटों पर ही हम लोग कैंप करेंगे। पर दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड हार रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग की पार्टी, हम लोग के प्रत्याशी हैं, तो जीत का विश्वास पूरा है। जीत का विश्वास पूरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने गुरु गोविंद सिंह महाराज का दर्शन कर गुरु के चरणों में मत्था टेका, साथ ही देश में अमन चैन बना रहे इसकी दुआएं भी मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय पटना दौरे पर थे और राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका बिहार का दूसरा दौरा है। गुरुवार को वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए और एयरपोर्ट पर उन्हें विदा देने के लिए राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। तो पटना में महावीर मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने से पहले वो काफी भावुक भी नजर आए। दिल्ली लौटते वक्त वो भावुक रहे। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय बिहार दौरा संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये रामनाथ कोविंद का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 2017 में कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने आए थे और 2021 में इस बार वो विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करने आए थे और ये दौरा संपन्न हुआ। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के 23 पंचायत और 3 जिला परिषद पद की काउंटिंग शुक्रवार की सुबह यानी आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के मतगणना केंद्र से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 का पहला परिणाम घोषित हुआ है। घोषित परिणाम के अनुसार क्षेत्र संख्या 13 के प्रत्याशी आशीष शाह ने दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल कुमार चंद्रवंशी को 244 मतों से पराजित किया। के लिए मेरा जनता का सबसे बड़ा श्रेय रहा है
और मैं शुरू से जब से अगले बार भी मैं ही जिला पार्षद था और जब से जिला पार्षद का पोस्ट हमने संभाला तब से जनता से इतना ज़्यादा हमने लगा रहा, गरीबों की सेवा किया, सभी की सेवा किया, सभी गरीबों के घर घर में साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया और इसके चलते सभी जनता का, सभी जाति का, सभी पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जिले के इटारही प्रखंड के पंचायत प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। लगभग 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रखंड के 15 पंचायतों के लिए 1587 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और ये भी साफ हो जाएगा कि जनता ने इस बार किसके सर पर जीत का शहरा बांधा है। बाजार समिति परिसर में मतगणना को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और जिले का कुख्यात अपराधी संतोष पासवान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पहले से बैंक लूट, हत्या और केंद्रीय जेल से भागने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पीसी के दौरान यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी सदर एसडीपीओ गोरख राम ने दी। मुफस्सिल थाना चौसा में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्हें चौंकाने वाला उन्होंने खुलासा किया है। ये पंचायत चुनाव में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। कुछ प्रत्याशियों के लिए उसने टेंडर भी ले रखा था और इसकी भनक लगते ही पुलिस एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया और इसके बाद बोक्सा मदह के बीच अपराध की योजना बना रहे अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया। साकिब महदा के रहने वाले हैं जो हत्या, लूट, डकैती, महदा बैंक डकैती सहित अन्य कांडों में फिरार थे। उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बक्सर के निर्देश में मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष मुफस्सिल और डीआई का टीम गठित किया गया था और टीम द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में कल 20/10 को सूचना मिली, जिस आधार पर महदा और बोक्सा पथ पर संतोष पासवान और उसके दो सहयोगी को, जिसका नाम है विशाल कुमार जो बस्सी कला दिनारा के रहने वाले हैं, अक्षय कुमार पासवान जो दादरा भगवानपुर के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके पास 6 गोली, 4 मोबाइल और 5 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सदर अस्पताल में लगातार नई सुख सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। अस्पताल के अस्पताल परिसर में हर जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है और इसमें छपरा सिविल सर्जन कार्यालय, ब्लड बैंक, मलेरिया विभाग, आरटीपीसीआर, जीएनएम स्कूल सभी से भारी जल जमाव पिछले कई दिनों से है और ऐसे में मरीजों के साथ ही इस अस्पताल कर्मी भी काफी परेशान हैं। उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा की ये बेहद दयनीय स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छपरा के सदर अस्पताल की ये हालत है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन लगातार दावे करती है कि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, तो ये है उस स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सहरसा में लगातार 2 दिनों से हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा। जिले के विभिन्न हिस्सों में हजारों किसानों के खेतों में लगे धान की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे अब किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल महिषी प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 1 और 2 में लगातार हुई बारिश के बाद धान की फसल बर्बाद हो जाने से किसानों को अब कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही किसानों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और फसल क्षति मुआवजे की मांग की। जो फसल क्षति है वो तो देगी ही, और जो अभी देख रहे हैं, हम मुआयना भी कर रहे हैं, पका हुआ धान पानी में डूब रहा है। ये आकस्मिक बाढ़ के वजह से, आकस्मिक वर्षा और बाढ़ जो अतिवृष्टि के कारण है जी। किसानों की ये बाढ़ जो अभी की वर्तमान बाढ़ की बात हम कर रहे हैं। बारिश 2-4 दिन से बारिश हो रही है। कोसी की नदी बारिश से इन लोग को सभी फसल बाढ़ में डूब गई। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं इन लोगों को मुआवजा दे
थाली में से अन्न छीन लिया है। चलिए बात आगरा की करेंगे, जहां आगरा जिले में एक महिला ने दबंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर अपने खेत में ही समाधि ले ली। पीड़िता का कहना है कि जब तक भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो ना तो जल ग्रहण करेगी और ना ही अन्न। मामला बाह तहसील अंतर्गत थाना सिकंदरा क्षेत्र के बाईपुर गांव का है। इसकी सूचना मिलने पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन किया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने वैक्सीनेशन के शतक लगाने पर बात की। उन्होंने कोरोना काल के 19 महीने में ये उनका 10वां संबोधन था। दिवाली से पहले 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने ज्यादातर अपना फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर और महामारी से निपटने के तरीकों पर किया। जब भारत में सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो सवाल उठा कि क्या भारत इससे लड़ पाएगा? वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से आएगा? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज सबको जवाब दे रहा है। बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। आज वे 57 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा कि अमित शाह को जन्मदिन की बधाई। मैंने कई सालों तक अमित भाई के साथ काम किया है और पार्टी और सरकार को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखा है। वो ऐसे ही जोश के साथ देश की सेवा करते रहे और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने अमित शाह को आज उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां दी। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के हर खतरे से खुद को और अपनों को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।